हम लोगों ने पहले बात की हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में और आज हम लोग बात करेंगे वर्णों और उसके भेदों के बारे में। एक तरह से वर्ण से हिंदी व्याकरण औपचारिक रूप से शुरू होता है। वर्ण और कुछ नहीं है, ये ध्वनियों के नाम है। लेकिन सवाल है कि किन ध्वनियों का? ध्वनि तो बहुत तरह के हैं। कुत्ते की आवाज आती है, हम ताली बजाते हैं उससे आवाज आती है, अगर थाली पीट दें तो उससे आवाज आती है, लोग चिड़िया को उड़ाने के लिए टीन पीट देते हैं उससे आवाज आती है। विभिन्न तरह के जो यंत्र हैं दुनिया में उससे आवाजें आती रहती हैं, ध्वनि आती रहती है। यह सब ध्वनि है लेकिन भाषा के अंतर्गत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम औपचारिक रूप से कोई नाम नहीं दे सकते और उसका कोई रूप स्वरूप नहीं है। अभी कुछ कभी कुछ, उसको हम बांध नहीं सकते हैं। भाषा जो होती है वह सार्थक शब्दों का समूह होती है और सार्थक शब्दों का मतलब है कि वे शब्द जिसमें अर्थ भरे होते हैं और ये जो अर्थ आते हैं वो परंपरा से आते हैं। जहाँ का जो लोग होता है, जो उसका भूभाग होता है, उस जिसमें भाषा बोली जाती है, तो शब्दों में अर्थ भरे जाते हैं। तो भाषा जो बनती है वो वाक्यों से बनती है और वाक्य बनते हैं शब्दों से। और शब्दों का भी अगर विश्लेषण करें तो शब्दों के विश्लेषण के बाद जो हमें मिलता है वह है वर्ण। तो वर्ण एक तरह से भाषा की बुनियाद है। भाषा का जो भवन है और जो खड़ा किया जाता है उसकी वजह वर्ण है। वर्ण अगर ना हो तो हम भाषा के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो वर्णों का अध्ययन एक जरूरी अध्ययन है जो हम सबों को करना चाहिए। अगर भाषा की जानकारी प्राप्त करनी है तो वर्णों का अध्ययन बेहतर ढंग से जरूर किया जाना चाहिए। वर्ण को किशोरीदास वाजपेयी ने अक्षर भी कहा है। अक्षर यानी जिसका क्षरण ना हो, जिसका खंडन ना हो, हम जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। वाक्य का खंडन करके शब्द बनाते हैं, शब्द का खंडन करके हम वर्ण बनाते हैं और वर्ण को अगर तोड़ना चाहें आप तो इसका खंडन संभव नहीं है। उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। एक वाक्य लीजिए, जैसे राम गया, एक वाक्य है और राम गया को अगर तोड़ दें शब्द में तो राम एक शब्द है, गया एक शब्द है, दो हिस्से में बट गया। और शब्दों को वर्णों में अगर तोड़ें तो आप देखिएगा कि पहले आप राम को रा और मौ में तोड़ सकते हैं, गया को भी ग और या में तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर रा को, मौ को, ग को, या को तोड़ें, सूक्ष्म विश्लेषण करें तो राम में र, आ, म, अ और गया में ग, अ, य, आ। अब जहाँ तक पहुँच गए हम कि राम में 4 छोटी छोटी इकाई और गया में भी 4 छोटी छोटी इकाई। यहाँ आने के बाद अब खंडन संभव नहीं है, अब इसका टूटना संभव नहीं है। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे वर्ण हैं।
तो वर्णों की मिजाज, उसके तौर तरीके को देखकर व्याकरण जानने वाले जो लोग थे, उन्होंने उसे दो भागों में बांट दिया। एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वतंत्र ढंग से होता है। उसके उच्चारण में किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वह जो व्यंजन होते हैं उसके उच्चारण में उसकी मदद करता है। कह सकते हैं कि स्वर वह वर्ण है जो स्वतंत्र ढंग से उच्चरित होता है। हिंदी में कुल 11 स्वर मौजूद हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। दो और वर्ण जिसका जिक्र करना जरूरी है, अंग और अह। आप देखिएगा किताबों में 11 स्वरों के साथ अंग और अह भी लिख दिया जाता है, लेकिन अंग और अह का उच्चारण स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र नहीं है तो फिर वह स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। और व्यंजन इसलिए नहीं है कि व्यंजन में व्यंजन पहले आता है और उच्चारण के लिए स्वर उसके बाद आता है। लेकिन अंग और अह में क्या है? अंग में आ पहले है और विसर्ग बाद में है। तो अह और अंग, विसर्ग और अनुस्वार दोनों की स्थिति स्वर के बाद वाली है, इसलिए ये व्यंजन भी नहीं है। किशोरी दास वाजपेयी ने कहा कि इसको हम लोग एक दूसरे खाने में रख सकते हैं जिसको अयोग वाह कहते हैं। आ योग, जो कहीं जुड़ा नहीं, और वाह अर्थ वहन करने वाला, बिना किसी से जुड़े अर्थ को वहन करने वाले जो वर्ण हैं वे अयोग वाह है। इसमें अंग भी अह भी आता है, अंग भी आता है। स्वर के भी 3 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो मूल स्वरों का है, और मूल स्वर ऐसे हैं कि इसी पर आगे के जो स्वर हैं, दीर्घ स्वर है या संयुक्त स्वर है, इन्हीं मूल स्वरों पर निर्भर करता है, इसीलिए इनको मूल कहा जाता है। आ, ई, उ, री, ये मूल स्वर है, आधारभूत स्वर है। फिर दूसरा जो भेद है वह दीर्घ स्वरों का है। आ, ई, उ। जब मूल स्वरों को खींचकर लंबा करते हैं तो फिर दीर्घ स्वर बनते हैं। यानी मूल स्वरों को लंबा करके बोलने के बाद दीर्घ स्वर बनता है। आ, ई, उ, ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। तीसरा है संयुक्त स्वर, 2 स्वरों को जोड़कर बनता है। ए, ऐ, ओ, औ। ये 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं। जैसे ए बना हुआ है अ और ई के जुड़ने से, ए बना हुआ है अ और ई के जुड़ने से। ऐ बना हुआ है ए, अ और ए के जुड़ने से। ओ की निर्मिति है, उसकी जो बनावट है उसमें अ और उ के जुड़ने से ओ बना हुआ है। औ
बना हुआ है अ और ओ के जुड़ने से। अ बना हुआ है अ और ओ के जुड़ने से। तो जाहिर है कि दो स्वरों के मिलने की वजह से ये संयुक्त हो जाता है। व्यंजन जो वर्ण है उसके भी कई भेद हैं, और व्यंजन के बारे में पूर्व में थोड़ी चर्चा हुई कि स्वर व्यंजन के उच्चारण में मदद करता है, यानी जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वह व्यंजन कहलाता है। व्यंजन एक तरह से परतंत्र है, अगर स्वर ना हो तो उसका उच्चारण संभव नहीं है। उसे स्वर की बैसाखी चाहिए ही चाहिए। स्वर के बिना व्यंजन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यूं हिंदी में कुल 33 व्यंजन का जिक्र आता है। क वर्ग के पांच क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के 5 च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग के 5 ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग के 5 त, थ, द, ध, न। प वर्ग के भी 5 प, फ, ब, भ, म। यानी ये कुल 25 हुए। वर्गीय जो वर्ण हैं वे कुल 25 है। और य, र, ल, व, तालव्य श, तालु से बोले जाने वाले श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। व्यंजन की दुनिया को देखें अगर, तो इसमें कुछ व्यंजन जोड़ लिए जाते हैं जो व्यंजन नहीं है, संयुक्त रूप से जोड़े जाते हैं। अक्ष, त्र और ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है, यानी दो व्यंजनों से जोड़कर बने हुए हैं। जैसे स्वर में दो स्वरों को जोड़ करके बनाया गया, उसी तरह से आप अक्ष, त्र और ज्ञ को देख सकते हैं। अक्ष बना हुआ है क और मूर्धन्य ष, दोनों के जोड़ने से अक्ष बना हुआ है। त्र, त और र के जोड़ने से त्र है। और ज्ञ बना हुआ है ज और य के जोड़ने से। अक्ष, त्र, ज्ञ में आप एक और संयुक्त व्यंजन जोड़ सकते हैं जिसका इस्तेमाल हो रहा है, वो स्त्र करके है। श्री कृष्ण जो लिखते हैं उसमें जो स्त्र है, तो ये तालव्य श और र को जोड़कर बनता है। व्यंजन की दुनिया में एक और घटना घटी है। वो घटना ये है कि जैसे पढ़ना में जो ढ है उसमें जो बिंदी नीचे लगी हुई है, यह भी एक तरह से स्वतंत्र व्यंजन की तरह इसका इस्तेमाल होता है। और सड़क में भी जो र बीच में सौ, अड़ों और को आता है, तो यह जो र की तरह है, यह भी व्यंजन में परिगणित होता है। इसको भी हम लोग गिनते हैं व्यंजनों में। व्यंजन जो है वो 3 तरह का व्यंजन भी होता है। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श में के उच्चारण में अंगों का स्पर्श होता है। जो स्वर यंत्र हैं, कंठ से लेकर ओठ तक का जो अंग है, इसको हम स्पर्श करके बोलते हैं। इसमें क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ऐसा है, लगता है कि अंदर से, पेट के अंदर से, हृदय के अंदर से ये व्यंजन निकलता हुआ लगता है।
तो इसकी जो स्थिति है उच्चारण की, वह स्वर और व्यंजन के मध्य वाला है। य, र, ल, व अगर बोल कर देखें तो आपको लगेगा कि ये व्यंजन अंदर से व्यंजन आ रहा है। अंतिम में है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं तो थोड़ी गर्माहट महसूस होती है, थोड़ी गर्म हवा निकलती सी लगती है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म का अर्थ ही है कि ताप वाला व्यंजन। तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। इस तरह से आप देखें तो हम लोगों ने देखा कि वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने तरह के होते हैं, जो स्वर और व्यंजन होते हैं उसकी परिभाषा क्या है, स्वर और व्यंजन भी कितने तरह के होते हैं, इसको हम लोगों ने आज जानने का प्रयास किया। वर्ण ऐसा है कि वह इकाई तो छोटी है, लेकिन भाषा का भवन खड़ा करना हो तो इस इकाई को जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग हम लोगों के साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका।